ये जो गैसेस आपका निकल रही है, पेड़ कट गए हैं और उसका ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ है कि जैसे कोई समझ लीजिए धरती पे वो साड़ी या कपड़ा पहना हुआ है, जी। उस कपड़े में आपने ऐसे सब्सटेंसेस बीच में डाल दिए हैं जिससे होल हो गया है। अब होल होने के कारण क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, दूसरी रेज है, सन से डायरेक्ट जो है ना अपने ऊपर आ रही है और उसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है, जो बीच पे लोग इधर उधर जा रहे हैं उनको स्किन कैंसर हो गया है। और इसको भरने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। जो अपना एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन का करने का जो प्रयास है और फ्लोरोकार्बन स्पेशली जो है उस पे कंट्रोल के लिए वर्ल्ड वाइड पैक्ट हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में बात हुई है, डिफरेंट नेशंस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जी। कि भाई हम इतना इमिशन करेंगे। जैसे हम लोग फॉरेस्ट लगाते हैं तो जो एजेंसीज है डिफरेंट फॉरेन की कंट्रीज की, वो आपको डॉलर में पे करती है कि आप इतना फॉरेस्ट लगाओगे, वो लोग इतना नहीं लगा पा रहे जी। तो या वो इमिशन कम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें और भी डिफरेंट चीजों का तो असर क्या पड़ता हम है। इस जो पर विपिन जी शोध कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 70% जो ऊर्जा होती है वो बाहर रहती है और 30% ऊर्जा जो है वो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर आती है। तो क्या ये 30% से और ज्यादा बढ़ भी सकती है? इसके ऊपर शोध जो है वो किया जाएगा। जी। ये तो शोध का विषय है मैडम, ये क्या हो रहा है अभी आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए मैं बता रहा हूँ जितना भी ये आप तो देख ही रहे हैं, सन और मून के कारण ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो धरती अपने दूरी पे घूम रही है और ऑर्बिट ले रही है जी। सन के आजू बाजू, उन सब चीजों का जो इफेक्ट ये एनवायरमेंट पे ये पड़ता है। अगर हमने पेड़ काट दिए, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज है धरती पे, और ये आपने ओशंस के साथ खिलवाड़ किया, प्लास्टिक वगैरह डाल दिया, तो नतीजा ये हो रहा है कि आपका ये आपने जो कार्बन आपका ऑयल आप धरती से निकाल रहे हैं पूरा, और उसका बर्निंग हो रहा है ना, वो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और पेड़ कटने के कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप देख लीजिए कभी भी पानी आता है, कभी भी आपका टॉरेंशियल रेन्स हो जाते हैं, और ये बैलेंस बिगड़ने के कारण ही सुनामी आता है, ये चक्रवात आ रहे हैं, आपके टाइफून्स है, टॉर्नेडोज है। और इसको देखिए पुराना जमाना था, इतना कभी सुनाई नहीं पड़ता था, पर अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो अब ये रेगुलेशंस आ गए हैं कि अगर आपको धरती पर सर्वाइव करना है, ये स्पेसशिप है, धरती नहीं है, ये स्पेसशिप है, स्पेसशिप को अगर मिल्की वे में एग्जिस्ट करना है तो इसकी केयर हमें करना पड़ेगा। हम Today I'm joined by all the scientists who चलिए इसमें से एक वीडियो आ रही है, आपको चलिए तस्वीरें दिखाते हैं। success. And I'm Srinidhi reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. I mean, first of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country.
तो चलिए, लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विपिन कुमार सोनकी हमारे साथ वैज्ञानिक है, मनराज गुर्जर हमारे साथ प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मनराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बीच कहा जा रहा है कि सोलर स्टॉर्म्स जो है उस पर भी गहरा शोध जो है वह होते हुए नजर आएगा आज से लगभग 4 महीने बाद, जब 31 दिसंबर को उस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो मिशन है, ये मिशन अपने एक दूरगामी लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। बहुत समय पहले से ही भारत के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे। इससे रियल टाइम सोलर जो एक्टिविटीज हैं उसका अध्ययन करके ये देखना है कि किस प्रकार से हीट वेव्स जो है लगातार हमारी पृथ्वी पर बढ़ रही है और जिससे किस प्रकार से विभिन्न तापमान में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे शोधों से ये पता चला है, यूनाइटेड नेशन के शोध से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों ने भी इस बात को दुनिया को आगाह किया है कि जो सोलर एक्टिविज्म के जो बदलते मायने हैं और उसके अंदर जो चेंजिंग प्रोसेस है, उससे पृथ्वी पर बहुत नुकसान होगा और इसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। क्योंकि आज हम जिस भौतिकवादी जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में हम जो रियल जो प्रभाव हैं वह प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं, तापमान का लगातार परिवर्तन। तो ये जो मिशन है, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो हेलो और ऑर्बिट है, उस हेलो ऑर्बिट का अध्ययन करना है और उसके देखना है कि सूर्य के किनारों में जो भी तूफानों की परिस्थितियां बनती है, किस प्रकार से हीट वेव रिलीज होता है और हीट वेव रिलीज होने के साथ ही कैसे ये कितना ज्यादा है और ये कितना मात्रा में पृथ्वी इसको संचरित कर सकती है और कितना मात्रा में ये मानव जाति के लिए हम उसमें किस प्रकार से इस पर सुधार किए कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। इस पर ये मिशन पूरा रहने वाला है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक लगातार साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का हमेशा से गौरवान्वित कर रहे हैं, भारत को पूरी दुनिया में आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मिशन जो है ये बहुत ही कारगर साबित होगा और इससे जो हेलो ऑर्बिट के जो तापमान के किनारे हैं, जो तापमान का जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, उसका अध्ययन किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि बजट को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 5 साल के ऊपर ये शोध होते हुए नजर आएगा। क्योंकि जब मैं चंद्रयान 3 की बात करती हूँ, 14 दिन के लिए पूरी रिसर्च, ये पूरा शोध होगा, लेकिन जब मैं इस मिशन की बात करती हूँ, ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी मनराज। बिल्कुल, ये देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है। ये 4 महीने में पृथ्वी के लगभग, जैसा कि बताया गया, हमारे वैज्ञानिक साहब ने बताया, विपिन जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर। तो देखिए बजट, हमें कंटेम्प्रेरी कंडीशंस में हमें ये लगता है कि बजट क्या है, लेकिन सामान्य तौर पर ये देखिए कि लॉन्ग एक एस्पेक्ट से अगर हम इसको अध्ययन करें तो देखिए पलक जी, देखो ये स्पष्ट तौर पर हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाला समय विज्ञान और तकनीक का है और जो भी देश विज्ञान और तकनीक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, वो देश सुपर पावर की दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहा है। आज हम जिस अमेरिका की बात करते हैं या पश्चिमी देशों की बात करते हैं, तो पश्चिमी देश किस बेसिस पे डेवलपिंग कंट्रीज को डराते हैं, धमकाते हैं या उनके ऊपर एक आक्षेप लगाते हैं, वो एक ही है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में टॉप प्रायोरिटी पे है। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में भी अगर हम इस प्रकार के मिशंस को एडॉप्ट कर रहे हैं और हम वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक पश्चिमी देशों की पहुंच है, लेकिन पश्चिमी देशों की नजर भी इस बात पर बनी हुई है कि भारत का इसरो, भारत के वैज्ञानिक इस दिन रात मेहनत से और कम बजट में भी हम एक बेहतर विकल्प दुनिया को दे रहे हैं। और इसका देखिए, इसका एक केवल बजट का नहीं है, आने वाले समय में अगर हम कम बजट में ये मिशंस लॉन्च कर रहे हैं और इन मिशंस का सफलतापूर्वक अन्वेषण करेंगे तो जो और देश है वो भी हमसे संपर्क करेंगे और इससे इसरो की जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मनराज गुर्जर जी, माफी चाहूंगी आपको टोकने के लिए, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से दर्शकों को बताया कि मिशन सूर्य किस लिए जरूरी है। तो भारत ने आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है। आज से 4 महीने बाद फिर आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि जब भारत उस पॉइंट पर पहुंच चुका होगा और एक नया शोध करते हुए नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।